ओके, तो अभी चेंजेस इन सप्लाई, सप्लाई का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट अभी तक समझा है कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस supply also increases. There is a direct Yes. relationship between price and supply. And when price decreases, the supply also decreases. Now, what is Hmm. changes in supply? So, when other factors change and price remains constant, मतलब हम लोग देखते हैं ना other factors remaining constant, ये चीज में कुछ बदल आ गया है, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्राइस सेम है पर कोई बाकी के फैक्टर्स में मे बी मेरी कोई टेस्ट, मेरी हॉबी चेंज हो गई है या मेरी इनकम चेंज हो गई है या मतलब कुछ भी हो सकता है जो अदर फैक्टर्स में हम लोग देखते हैं ना, मार्केट कंडीशंस में कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर प्राइस सेम है उस चीज की पर बाकी कोई फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से जब सप्लाई में चेंजेस आते हैं तो उसको बोलते हैं चेंजेस इन सप्लाई। चेंजेस इन सप्लाई भी वेरिएशंस जैसा दो टाइप्स का है। फर्स्ट इज इंक्रीज इन सप्लाई, सेकंड इज डिक्रीज इन सप्लाई। What is increase in supply? So increase in supply refers to rise in the supply of a given commodity due to favorable changes in other factors such as fall in price of inputs, fall in tax, technological upgradation, etc. while price remains constant. वो लोग बोल रहे हैं कि इंक्रीज इन सप्लाई मतलब सप्लाई में प्राइस सॉरी सप्लाई में बढ़ोतरी हो जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है कब? जब दूसरे फैक्टर्स में कोई चेंजेस हो जाते हैं, जैसे इनपुट्स, कोई चीज वो बनाने में लगने वाली होती है, जैसे हम लोग को चेयर बनाने के लिए वुड चाहिए तो फिर वुड का प्राइस थोड़ा समझो कम हो गया है या टैक्स कम हो गया है या टेक्नोलॉजी हमारी अपग्रेड हो गई है जिसकी वजह से क्या होगा, प्राइस में तो कोई चेंजेस नहीं आई है पर ये तीन चेंजेस होने की वजह से हमारा सप्लाई बढ़ सकता है। क्योंकि अगर वुड सस्ता हो गया है तो मैं बहुत वुड खरीद लूंगी ये टाइम पे। अगर मेरी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है तो मेरी चेयर बहुत फास्ट फास्ट बनने लग जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया है पर मेरा सप्लाई बहुत बढ़ गया है। द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई कर्व, मतलब इसमें इनको यही बोलना है कि पहले कम था और फिर राइट हो गया है, मतलब क्या, तो अदर फैक्टर्स में कोई चेंजेस आने के कारण वही प्राइस पे होने के बाद भी सिर्फ राइट शिफ्ट हो गया है, मतलब क्या हो गया, उसका सिर्फ सप्लाई बढ़ गया है, प्राइस नहीं बढ़ी है। ये हम लोग मैप देखेंगे तब समझ में आ जाएगा, सॉरी ग्राफ देखेंगे तब तो समझ Yes, में आ दीदी। जाएगा, है ना। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट हम्म। याद रखो। चेंजेस मतलब क्या है कि बाकी फैक्टर्स में कोई चेंजेस आए हैं, प्राइस में नहीं। वेरिएशन मतलब क्या है, जब सिर्फ बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट है पर प्राइस में कोई चेंज आया है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है Yes, दीदी। डिक्रीज इन सप्लाई। हाँ, डिक्रीज इन सप्लाई क्या है, तो डिक्रीज इन सप्लाई रिफर्स टू फॉल इन सप्लाई। अभी इंक्रीज में देखा कि इंक्रीज इन सप्लाई था, अभी डिक्रीज है फॉल इन सप्लाई। कभी ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन फैक्टर्स, मतलब अभी प्राइस छोड़ के बाकी कुछ चीज में कोई अनफेवरेबल फैक्टर्स का कुछ फर्क पड़ा है, जैसे प्राइजेस ऑफ इनपुट्स, मतलब इनपुट के प्राइस में कुछ फर्क पड़ गया है, टैक्स बढ़ गया है अचानक से, या हमारी टेक्नोलॉजी अब आउटडेटेड हो गई है, वर्कर्स ने समझो कोई स्ट्राइक कर लिया, वाइल प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब इसमें हम लोग देख रहे हैं प्राइस तो सेम है पर क्या हो गया है, हमारा सप्लाई क्या है, डिक्रीज हो गया है। किसके वजह से, तो अदर फैक्टर्स की वजह से। ये अदर फैक्टर्स क्या है, तो या तो हमारे ऊपर टैक्स बढ़ गया है या हमारा इनपुट कॉस्ट है, समझो वुड का प्राइस ही बढ़ गया है, तो मैं बोलूंगी कि नहीं थोड़ा टाइम रुक जाते हैं, इतना महंगा वुड नहीं खरीदना है, तो जब वुड सस्ता हो जाएगा तब खरीद लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा सप्लाई कम 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 हो रहा है। दीदी, आप किस चीज का नाम ले रहे हो? मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। चेंजेस इन सप्लाई, चेंजेस इन सप्लाई मैंने नहीं, बोला नहीं, ना। नहीं, 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 आप वुड गुड़ वुड क्या बोल रहे हो? वुड 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 लकड़ा। ओके, 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 ओके। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। तो हम्म। चेयर्स का एग्जांपल देख रहे थे ना हम, तो इसलिए कि समझो चेयर्स के लिए रॉ मटेरियल मुझे वुड तो लगने वाला है, तो आई हैव टू बाय वुड फ्रॉम समवन। तो फिर अगर ये इनपुट कॉस्ट, मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई चीज बनाने के लिए हम लोग को कुछ इनपुट चीजें भी डालनी पड़ती है, कुछ रॉ मटेरियल भी लगता है, तो समझो उसका प्राइस बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा कि मैं बोलूंगी थोड़ा टाइम रुक जाते हैं, रॉ मटेरियल अभी नहीं खरीदते हैं, इसकी वजह से मेरा फाइनल चीज जो बनाती हूँ मैं अपने पास, उसका आउटपुट का सप्लाई कम हो जाएगा। तो इस तरीके से प्राइस सेम है, मेरे चेयर की प्राइस सेम है, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं हुआ है, पर अदर फैक्टर्स में कोई अनफेवरेबल चेंजेस आ गए हैं जिसकी वजह से मेरा सप्लाई थोड़े टाइम के लिए डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। या जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि वर्कर्स का स्ट्राइक हो गया, तो ये स्ट्राइक के टाइम पे देयर इज नो प्रोडक्शन, सो इफ देयर इज नो प्रोडक्शन देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई। तो ये क्या है, ये प्राइस नहीं है पर बाकी फैक्टर्स का फर्क पड़ा है जिसकी वजह से हमारा सप्लाई कम हो गया है, ठीक है।
तो ये फिर से इन्होंने क्या बताया है कि डिक्रीज इन सप्लाई में इनका जो सप्लाई कर्व है इट शिफ्ट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई कर्व। मतलब प्राइस सेम है पर सप्लाई कम हो गया है, मतलब लेफ्ट साइड पे गया है। ये हम लोग फिर से ग्राफ देखेंगे तब पता चलेगा ठीक से। तो ये हमारा चेंजेस इन सप्लाई कॉन्सेप्ट हो गया, इंक्रीज एंड डिक्रीज। क्या है इसमें, प्राइस पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो प्राइस की वजह से अदर फैक्टर्स में कोई चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से या तो हमारा सप्लाई बढ़ रहा है या तो हमारा सप्लाई फिर कम हो रहा है। इतना क्लियर है? यस दीदी। ओके। अभी नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अभी कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में है ना, अभी दिमाग में दो हम लोग कॉलम बना लेते हैं, एक है कॉस्ट और दूसरा है रेवेन्यू। अभी कॉस्ट के नीचे भी है ना तीन टाइप के कॉस्ट है। क्या है, एक टोटल है, एक एवरेज है, एक मार्जिनल है। एवरी टाइम इन इकोनॉमिक्स यू विल कम अक्रॉस दीज थ्री टर्म्स, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल। ठीक है, तो ये तीन है कॉन्सेप्ट्स के नीचे। और फिर से रेवेन्यू में भी वही है, टोटल है, एवरेज है, मार्जिनल है। तो अब देखते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो व्हेन एन एंटरप्रेन्योर, मतलब जो बिजनेसमैन है, जो कुछ चला रहा है कंपनी, अंडरटेक्स एन एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, ही हैज टू यूज वेरियस इनपुट्स। मतलब कुछ चीज उसको अगर प्रोड्यूस करनी है तो ही हैव टू यूज सम इनपुट्स, कुछ चीज उसको अंदर डालनी पड़ेगी तो कुछ बन के आएगी, लाइक रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा। ही हैज टू मेक पेमेंट्स फॉर सच इनपुट्स, बिकॉज अगर मुझे रॉ मटेरियल चाहिए तो उसके लिए पैसे पे करने पड़ेंगे, लेबर चाहिए उनको पैसा पे करना पड़ेगा, तो कैपिटल है उसके ऊपर मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट जाएगा। तो क्या है, मुझे इन सब इनपुट्स के लिए भी कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो। ही हैज टू मेक पेमेंट्स फॉर सच इनपुट्स। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दीज इनपुट्स इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या है, तो ये इनपुट्स में जो मेरे पैसे जा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि समझो अगर मैं वुड से चेयर बना रही हूँ तो मेरा वुड के पीछे, वुड को चेयर बनाने के लिए लगने वाले लेबर के पीछे, और मेरे को जो पैसा लग रहा है एक्स्ट्रा, मतलब जिसके ऊपर से इंटरेस्ट लग रहा है, एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, ये क्या है, इस सबको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूस करने के लिए लगने वाली कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन नीड ऑफ आउटपुट। मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि कॉस्ट, प्रोडक्शन का कॉस्ट कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा जो है, हमारा आउटपुट की जरूरत बढ़ते जाएगी वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। हमें लगता है कि और आउटपुट चाहिए तो हमें और पैसे डाल के इनपुट डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कब बढ़ता है, जब हमारा आउटपुट की जरूरत बढ़ती है तब। कॉन्सेप्ट क्लियर है थोड़ा सा कॉस्ट का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का? क्या दीदी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ। ओके। तो ये क्या है कि हमें कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए लगने वाली जो कॉस्ट है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब चेयर्स बना रही हूँ तो चेयर्स के वुड के लिए, फिर लेबर के लिए Yes. जो पैसे लगते हैं वो। ठीक है, नाउ व्हाट इज टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर, ये क्या है, पूरा टोटल एक्सपेंडिचर incurred by a firm on the factors of production required for the production of goods and services। मतलब ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों को फिर से, मतलब जो चीज हम लोगों को बनाने में लग रही है, कि उसके पीछे हमारा टोटल कॉस्ट, टोटल खर्चा कितना हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, जिससे हमारा वो जो गुड है या हमारी सर्विस है वो बनेगी, उसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल, मतलब ये क्या है, दो चीजों का एडिशन है, कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट वेरियस लेवल्स ऑफ आउटपुट। ठीक है, मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट टीसी इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टीएफसी प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी। अब ये फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या है वो देख लेते हैं एक बार। तो टोटल फिक्स्ड Okay. कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, तो दीज आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन which are incurred on fixed factors such as land, machinery, etc। मतलब ये वो खर्चा है जो कुछ फिक्स फैक्टर्स होते हैं, जो हमें फिक्स इतने ये लगने ही वाले हैं कि लैंड और मशीन लगेगी, इसके अलावा हमारा जो गुड या सर्विस है वो नहीं बनेगा। तो फिर इसके पीछे जो पैसा लगता है दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन विच आर incurred on variable factors such as labor, रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा। मतलब ये क्या है, ये चेंज होता है, कभी ज्यादा लगता है कभी कम लगता है, तो ये वेरिएबल है, मतलब बढ़ता कम होता है। तो इसलिए
टोटल कॉस्ट में हम क्या देखते हैं, जो फिक्स चीजें लगने वाली है उसका, प्लस जो वेरिएबल चीजें जो बढ़ती है, कम हो जाती है, लगती है, मतलब जो कुछ चेंजेस आते हैं जिसमें, उसका खर्चा, व्हेन वी ऐड इट वी गेट टोटल कॉस्ट। दैट इज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड वाला कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है ये? यस दीदी। ओके अभी एवरेज Okay. कॉस्ट क्या है, तो एवरेज तो हमें पता है हम लोग कैसे निकालते हैं कि एवरेज कॉस्ट रिफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी। अगर हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जो टोटल होता है उसको ऐड करते हैं और उनके नंबर से उसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि मुझे अगर Yes. 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज निकालना है तो 10 स्टूडेंट्स का मैं क्या करूंगी, ऊपर पहले एडिशन करूंगी, उनका पूरा, हाँ 10 से डिवाइड कर दूंगी, है ना? यस तो एवरेज में यही है, बस यही बट याद सबको दीदी सेम से मिलेगा ना 10 स्टूडेंट को? रखना। 10 स्टूडेंट को सेम से मिलेगा ना फिर? नहीं मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स का Okay, एवरेज okay. निकालना है हमें अगर तो। हाँ हाँ मतलब ऑलमोस्ट सेम सेम होंगे, समझो जैसे समझो हम लोग 95 मार्क्स ले लेते हैं, तो 94, 95, 96 अगर ऐसे ऐसे मार्क्स है तो फिर उनका हम लोग एक कॉमन एवरेज निकाल सकते हैं। तो वो एग्जांपल दे रही हूँ कि हम लोग ऐसे निकालेंगे। तो यही याद रखना है कि इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो दिस इज एवरेज कॉस्ट, दैट इज AC इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी, मतलब TC अपॉन TQ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो लोग बोल रहे हैं द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 40 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, मतलब 40 चेयर्स बनाने में समझो लग रहा है 800 रुपीज। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, तो 800 डिवाइडेड बाय 40 है ना? हाँ हाँ 40 होगा। हाँ, तो 800 डिवाइडेड बाय 40, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें आएगा 20 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, एक मिनट दीदी, एक मिनट दीदी, हाँ 20 आएगा, राइट। मतलब क्या है, हमारा टोटल कॉस्ट यूनिट को एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट इज नेट एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब MC और नीचे छोटा सा n इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n-1, मतलब एक इससे पहला वाला, मतलब n-1 क्या होता है, तो n होता है लास्ट नंबर, n-1 क्या होता है उसके एक नंबर पहले वाला। तो उसको पहले जैसे n मतलब 9 और उसका पहला 8। हाँ n मतलब 9 तो उसके पहला 8, तो फिर 8 को माइनस अगर हम कर देंगे 9 में से, तो हम लोगों को 1 को मतलब वो जो एक्स्ट्रा हम लोग ऐड कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट में 1 यूनिट ऐड कर रहे हैं, उसकी प्राइस पता चलेगी। एग्जांपल देखते हैं फिर पता चलेगा। ठीक है, इफ प्रीवियस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स, मतलब पहले हम 4 यूनिट्स इज 200, 4 चेयर बनाने का समझो लग रहा है 200। ठीक है, एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स इज 250। ओके, 4 का 200, 5 का 250, तो इसके बीच का डिफरेंस 4 का 200, 5 दीदी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। 4 का 200 एंड 5 का 250 कैसे? 5 मतलब वो एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया ना हमने। 4 इधर मुझे थोड़ा समझ नहीं रहा है। ओके ठीक है, एक मिनट, फिर से बताती हूँ। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, तो हम लोग टोटल कॉस्ट, मतलब अभी हम लोग चेयर का एग्जांपल नहीं, हम लोग पेन्स का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो मेरा टोटल कॉस्ट क्या है कि 10 पेन्स बना रही हूँ मैं। ठीक है, पर मेरे को एक 11th एक्स्ट्रा पेन को ऐड करना है, तो वो 11th एक्स्ट्रा पेन के ऐड करने से कितना फर्क पड़ा मेरे टोटल कॉस्ट पे, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो अकेले की अगर हम लोग प्राइस फाइंड आउट करते हैं तो उससे हमें पता चल जाएगा क्योंकि इसको अगर हम लोगों ने ऐड किया तो क्या फर्क पड़ा। एग्जाम्पल थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, समझो आई एम प्रोड्यूसिंग 4 पेन। ठीक है, 4 पेन मैं कितने में बेच रही हूँ, 200 रुपीज में। 200 में, ठीक है, पर वो लोग बोल रहे हैं बाद में समझो तुमने 5 पेन्स बेचे, मतलब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक बढ़ गया है, राइट। 5 पेन्स बेच रहे हो, तो वो बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, 250, मतलब बढ़ गया है। हाँ, कितने से बढ़ गया, 50 से। 200 था, अभी ये 250 हो गया। तो हम लोग को बस ये फॉर्मूला में उन लोगों को लिख के बताना है कि मार्जिनल कॉस्ट, मतलब वो जो एक एक्स्ट्रा ऐड किया है उसकी प्राइस तुम्हें जाननी है, तो इसका फॉर्मूला ऐसा है, मार्जिनल कॉस्ट n
इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट मतलब TCN माइनस टोटल कॉस्ट N-1 मतलब क्या, तो 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। तो हमें पता चल गया कि आंसर क्या था, मार्जिनल कॉस्ट मतलब वो जो एक एक्स्ट्रा पेन हम लोग ले रहे हैं, पेन उसका और पेन 50 है। बाद में फिफ्थ पेन को ऐड कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, 50 रुपीज का फर्क पड़ रहा है, मतलब क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज 50। ठीक है। नाउ लास्ट इज रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो गए, अभी रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। द टर्म रेवेन्यू refers to receipts obtained by a firm from the sale of certain quantities of a commodity at given price in the market। मतलब क्या, तो वो लोग बोल रहे हैं रेवेन्यू मतलब क्या है, अभी कॉस्ट मतलब हम लोग स्पेंड कर रहे थे, हम लोग का एक्सपेंडिचर हो रहा था, खर्चा हो रहा था। अभी रेवेन्यू क्या है कि हम लोगों को रिसीप्ट मतलब हम लोगों को मिल रहा है रिटर्न में। रिसीप्ट फ्रॉम ऑब्टेन बाय अ फर्म मतलब कुछ बेचने के बाद फर्म को रिटर्न में क्या मिल रहा है, कुछ रिसीप्ट मिल रही है ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस इन द मार्केट। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिलेट्स टू टोटल रेवेन्यू एवरेज एंड मार्जिनल। अभी हम लोगों ने देखा कि एक्सपेंडिचर हो रहा था, उसका क्या ये था। अभी हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी फर्म को कुछ चीजें प्रोड्यूस करके सेल करने के बाद उनको कुछ रिटर्न में रिसीप्ट्स मिल रही है। एक्सपेंडिचर बोलते हैं और रिसीप्ट्स बोलते हैं व्हेन यू अर्न समथिंग। ओके, तो फिर अब ये रिसीप्ट में क्या हम लोग ये तीन चीजों को देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है। टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब हमें पता है क्योंकि हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, तो रेवेन्यू से क्या, रेवेन्यू से हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहाँ पर हम लोग कुछ कमा रहे हैं। ठीक है। टोटल रेवेन्यू क्या है, तो टोटल रेवेन्यू इज द टोटल सेल प्रोसीड्स ऑफ अ फर्म बाय सेलिंग अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस। मतलब एक प्राइस डिसाइड करके हम लोग अगर हमारी कोई एक चीज को बेचते हैं तो जो टोटल पैसा हम लोगों को रिटर्न में मिलता है दैट इज टोटल रेवेन्यू। इट इज द टोटल इनकम ऑफ अ फर्म। मतलब समझो मेरा चेयर्स का बिजनेस है, तो मेरी सब चेयर्स बिक जाने के बाद मुझे कितने पैसे रिटर्न में मिलते हैं, वो हो गया मेरा टोटल रेवेन्यू। ठीक है, ये मेरी टोटल इनकम हो जाएगी मेरे फर्म की। और टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो समझो मतलब उन्होंने बोला है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। मतलब प्राइस कितनी लगी, मतलब एक एक चीज की प्राइस कितनी है प्लस हमने कितनी क्वांटिटी बेची है, तो उससे हमें पता चल जाएगा क्योंकि कितने पैसे हमें मिले हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ अ फर्म सेल्स 15 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, अगर वो 15 पेन्स बेच रहे हैं एट व्हाट 200 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, 200 रुपए के 15 पेन बेच रहे हैं, तो हमें क्या पता चलेगा, टोटल रेवेन्यू क्या होगी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 15। एक मिनट, हाँ 200 मल्टीप्लाई, एक मिनट मैं करता हूँ। हाँ 3000। हाँ 3000, राइट। मतलब हम लोग कोई भी चीज देखो ना, ऐसे ऐसे भी बाय करते हैं तो हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं कि ओके 10 रुपीज की एक पेंसिल ली है, मुझे 10 पेंसिल्स दो, तो हम लोग 10 इंटू 10 यूनिट मतलब कितने यूनिट्स लिए हैं और उसकी प्राइस लेकिन को जब मैं कुछ मल्टीप्लाई। लेता हूँ ना तो मैं उसको लॉन्ग में मतलब प्लस करता हूँ। मैं तो शॉर्ट में नहीं, मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करता, मैं डायरेक्ट प्लस करता हूँ। किसी भी चीज को मैं प्लस से करता हूँ। अच्छा अच्छा, पर मल्टीप्लीकेशन क्या है, हमारे पास एक मतलब शॉर्टकट तरीका है कि मल्टीप्लाई हाँ, कर लिया तो थोड़ा टाइम वगैरह बचता है। हाँ टाइम बचता है। तो ये था टोटल रेवेन्यू। हमें फॉर्मूला याद रखना है कि अभी सिंस आपने बोला है कि ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है, तो ऐसी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है फॉर्मूला जैसी कि क्या है, टोटल रेवेन्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू क्या है, एवरेज फिर से सेम, यहाँ पर फ्रैक्शन बन जाता है। एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, कि हमें एक यूनिट के पीछे कितना मतलब पैसा गया है वो हम लोग को पता चल जाएगा। कि इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग, टोटल रेवेन्यू को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, तो बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, कितने यूनिट्स हम लोगों ने बेचे हैं उस हिसाब से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला नंबर वगैरह दिया रहेगा ना कि मतलब कुछ ऐसा हमें करना पड़ेगा? नहीं, हम तुम लोगों को ये सम जैसा नहीं पूछेंगे एग्जाम में, बोलेंगे कि रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट बताओ, तो फिर तुम लिखोगे कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स है जो एक इंसान को एक जिसकी फर्म है उसको सब चीजें बेचने के बाद मिलती है। रेवेन्यू 3 टाइप की होती है, टोटल, एवरेज और मार्जिनल। ऐसा समझ में आ रहा है? हाँ, तो आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, पर सम्स नहीं आएंगे मोस्टली। मतलब यहाँ पर उन्होंने दिए हुए हैं पर पहले बोर्ड्स में नहीं आते थे सम्स,
अभी का मुझे पता हाँ। नहीं है। नहीं आएंगे बिकॉज कि इतना अगर सब में हम एग्जांपल देते जाएंगे तो फिर वो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए तो ये हम लोगों के एक्सप्लेनेशन के लिए, तो भी हम लोग अगर समझ जाते हैं, एग्जाम में अचानक से पूछ लिया तो हाँ। हम लोग कर भी सकते हैं, ठीक है। यस यस हाँ, तो एवरेज रेवेन्यू क्या है, तो टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। इसमें हम लोगों को क्या मिलता है, एक यूनिट पे कितना खर्चा हुआ है वो मिलता है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल वो लोग बोल रहे हैं, इफ टोटल रेवेन्यू ऑफ 15 यूनिट्स, 15 पेन्स बनाने में मुझे लग गए हैं 3,000 रुपए। तो मुझे अगर हाँ। एक पेन के पीछे कितना खर्चा हुआ है ये जानना है, तो मैं क्या करूंगी, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। 200 आएगा। 200 आ गया आंसर। तो एवरेज रेवेन्यू इज 200, मतलब एक चेयर के पीछे मुझे एवरेज कितना मिला है, 200 मिला है, 200 ठीक है। तो क्लियर है एवरेज रेवेन्यू। हाँ क्लियर है। हाँ, तो अभी सेम फिर से है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल में क्या है, तो एक एक्स्ट्रा नेट एडिशन जो हमने किया है उसके, दीदी योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हेलो, अभी आ रहा है, हेलो। हेलो, हाँ, यस यस यस। okay. So in marginal revenue, what do we see? One extra net addition has been made to the total revenue, and what effect does it make? The extra unit that has been added, how much revenue is it bringing us back? कि हमें कितने एक्स्ट्रा कितना पैसा हमें मिल रहा है वो एक यूनिट से। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ इसका फॉर्मूला भी वैसा ही है कि मार्जिनल रेवेन्यू MR, ये मार्जिनल वाले है ना, इसमें याद रखना कि एक छोटा n है, MR के बाद एक छोटा n इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू n माइनस टोटल रेवेन्यू n-1, मतलब यहाँ पर n के साथ -1 भी लिखना है, ठीक है। तो मैं ये हाईलाइट करते रहूंगी, मार्जिनल रेवेन्यू n इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू n माइनस टोटल रेवेन्यू छोटे में n-1 साथ में, ठीक है। मतलब वो सेकेंड लास्ट यूनिट को टोटल रेवेन्यू n-1 बोलते हैं। तो क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। इफ द प्रीवियस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ टेबल्स, मतलब 20 टेबल्स बेचने के बाद व्हाट दे वर गेटिंग इज 4,000 रुपीज, ठीक है। 20 टेबल्स का उनको मिल रहा है 4,000 एंड 20 टेबल का 4,000। हाँ, 20 टेबल का मिल रहा है उनको 4,000 एंड दैट फ्रॉम द सेल ऑफ 21 सेल करके कितना मिल रहा है 4,200। 42। हाँ हाँ, वो लोग बोल रहे हैं कि हमें 21 बेचने के बाद 4,200 मिल रहा है। तो मार्जिनल रेवेन्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब क्या है, टोटल रेवेन्यू पहले जो था, मतलब टोटल मतलब अभी का जो टोटल रेवेन्यू मिल रहा है माइनस सेकेंड लास्ट मतलब पहले जो हमने देखा था 20 टेबल्स वाला, राइट। तो 21 टेबल्स का है 4,200, 20 टेबल्स का क्या था 4,000। तो 4,200 माइनस 4,000 क्या आंसर आएगा, 200। हाँ 200। तो क्या हो गया, एक टेबल का हो गया 200। तो जो एक एक्स्ट्रा टेबल, पहले उन्होंने बोला कि 20 टेबल्स थे तो हमें 4,000 मिल रहा था पैसा, अभी हम 21 टेबल्स बेच रहे हैं तो हमें 4,200 मिल रहा है। तो हमें वहीं पर क्लिक हो गया कि एक एक्स्ट्रा ऐड करने की वजह से यहाँ पे 200 बढ़ रहा है, मतलब एक टेबल की प्राइस है 200 रुपीज, है ना। ठीक है, तो क्लियर है ये कॉन्सेप्ट मार्जिनल रेवेन्यू का। हाँ जी। ओके, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, फोर्थ चैप्टर ना दीदी। हाँ, फोर्थ चैप्टर लॉ ऑफ सप्लाई, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो हमने देखा इसमें, और ये वेरिएशन, चेंज इन सप्लाई, वेरिएशन इन सप्लाई, और लास्ट में हमने देखा आज रेवेन्यू कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मतलब जब हम लोग कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको प्रोड्यूस करने में लगने वाला जो खर्चा है दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी हम लोगों ने देखा क्या, तो 3 टाइप्स थे, रेवेन्यू टोटल एवरेज एंड मार्जिनल, और सेकंड हमने देखा रेवेन्यू, मतलब जब भी हम लोग को पैसा मिलता है तो उसमें हम लोगों ने फिर से ये 3 कॉन्सेप्ट देखे, टोटल, मार्जिनल और एवरेज। तो ऐसे ये 3 थे। ये नेक्स्ट के 3